नमस्कार। आज हम राजस्थान गजट में प्रकाशित एमनेस्टी स्कीम 2021 के एक्सप्लेनेशन पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एमनेस्टी स्कीम 2021 पब्लिक इंटरेस्ट में लाई गई है। एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो व्यापारी को टैक्स में रिबेट इस नोटिफिकेशन के द्वारा मिलेगी। साथ ही साथ इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फीस वेव होंगे और डेट ऑफ ऑर्डर तक के इंटरेस्ट वेव होंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है और निश्चित रूप से खुशी का माहौल है। चारों तरफ व्यापारियों में खुशी का माहौल है और जो सीए साहिबान हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, निश्चित रूप से उनके लिए भी उनके व्यवहारियों में जो अभी जो डिमांड बकाया चल रही है उसके निस्तारण के लिए बहुत अच्छा इसमें अवसर दिया गया है। साथ ही साथ जो डिमांड एंड कलेक्शन रजिस्टर अर्थात डीसीआर में जो डिमांडें काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही हैं उनके निस्तारण के लिए भी इसमें बहुत अच्छी ये स्कीम है। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि 30 जून 2017 तक के पहले के समय से संबंधित जो जितनी डिमांडें हैं, जो जितने असेसमेंट हुए हैं, उनमें जो डिमांड निकली है उसको निस्तारित करने का, उस व्यापारी को लाभ देने का निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अभियान राज्य सरकार का है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी स्कीम है और हमारे लिए ये एक बहुत ही आशा की स्कीम है कि हम इस स्कीम के अंतर्गत निश्चित रूप से डीसीआर की एंट्रीज कम करेंगे, उनका वजन कम करेंगे और व्यापारी को जितना हो सके उतना लाभ देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है और ये जो स्कीम है ये 3 चरणों में चली है। जो व्यापारी पहले चरण में अप्लाई करेगा उसको लाभ ज़्यादा होगा, दूसरे चरण में अप्लाई करेगा उसको लाभ पहले चरण वाले से कम होगा और तीसरे चरण में अप्लाई करेगा उसको भी लाभ होगा, लेकिन पहले और दूसरे चरण में अप्लाई करेगा उस व्यापारी से उसको कम लाभ होगा। तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी ये स्कीम है और इस स्कीम में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो डीसीआर में अर्थात आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है और 5 भागों में बांट के और उसके अंदर बिल्कुल एक टेबल के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से चरण में कितना लाभ मिलेगा, किस तरह की डिमांड कौन से सीरियल में आएगी। ये हम सारी चर्चाएँ पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि एक्सप्लेनेशन पे हम चर्चा करेंगे कि जो टेबल दी गई है, जो चरण दिए गए हैं उसके अंतर्गत उनका मूल भावना क्या है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कि तो 1 बाय 1 इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में 10 बिंदु दिए गए हैं। 10 बिंदुओं पे हम क्रमवार चर्चाएं करेंगे और ये निश्चित रूप से मैं इसमें ये प्रयास करूंगा कि जो मेरे समझ में आया है उसको मैं एक आम भाषा में कैसे समझा सकूं, इसका प्रयास मैं इसमें करूंगा। स्पष्टीकरण के प्रथम बिंदु पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें एकदम से साफ और स्पष्ट कहा है कि व्यवहारी द्वारा प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण किसी भी चरण में अपनी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको कवर करवाना वो चाहता है या वो चाहता है कि मैं एमनेस्टी स्कीम में मुझे आना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो अपनी विलिंगनेस, अपनी सहमति कन्वे करेगा ऑनलाइन असेसिंग अथॉरिटी को और ये सूचित करेगा कि मैं एमनेस्टी स्कीम में आना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं मेरी कितनी डिमांड है और मुझे इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने के लिए मुझे कितनी डिमांड जमा करानी है। और इसके लिए जब वो असेसिंग अथॉरिटी को सूचित करता है, विलिंगनेस कन्वे करता है, उसके बाद में असेसिंग अथॉरिटी एज सुन एज जितना जल्दी हो सके उसको नेट जो डिमांड है उसको सूचित करेगा कि आपकी नेट डिमांड क्या है और जो शुद्ध रकम उसको जमा करानी है उसकी सूचना असेसिंग अथॉरिटी जो है वो व्यापारी को देगा। अब व्यापारी के लिए ये है कि जिस दिन वो विलिंगनेस कन्वे करता है उसके पश्चात जो असेसिंग अथॉरिटी है उसको ये बताता है कि नेट अमाउंट आपको कितनी जमा करानी है। उस दिन से लेके 10 दिन के अंदर
उस व्यवहारी को नेट अमाउंट जमा करानी पड़ेगी या फिर उस चरण के अंतिम दिन तक उसे वो नेट अमाउंट जमा करानी पड़ेगी। और उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे कोई व्यवहारी प्रथम चरण में आना चाहता है, उसने सबसे पहले असेसिंग अथॉरिटी को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी, विलिंगनेस भेजी। असेसिंग अथॉरिटी ने 2 दिन के अंदर उसको सूचित कर दिया कि ठीक है भाई, आपको इतनी डिमांड जमा करानी है। अब जो इसमें कहा गया है 10 दिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो 10 दिन में जमा करा के सूचित करे, या फिर जैसे प्रथम चरण का जो अंतिम है 31 मार्च है, उन दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती है उस समय सीमा तक वो जमा कराएगा। अब सपोज कीजिए कोई किसी व्यवहारी ने विलिंगनेस तो दे दी, उसके बाद में नेट जो डिमांड है असेसिंग अथॉरिटी ने वो भी बता दिया, लेकिन वो व्यवहारी प्रथम चरण में नहीं आता है, वो व्यवहारी द्वितीय चरण में उसको जमा कराता है, तो एकदम से निश्चित साफ और स्पष्ट है कि द्वितीय चरण में अगर वो जमा कराता है तो उसको, उस व्यवहारी को लाभ भी द्वितीय चरण का मिलेगा, न कि पहले चरण का। यद्यपि उसने विलिंगनेस पहले चरण में दी है और वो जमा द्वितीय चरण में कराता है, तो उसको लाभ द्वितीय चरण में जो लाभ है वो ही मिलेगा। सपोज कीजिए कोई व्यवहारी ने विलिंगनेस कन्वे की है, लेकिन वो प्रथम चरण में भी नेट अमाउंट जमा नहीं कराता, नेट डिमांड जमा नहीं कराता, वो द्वितीय चरण में भी नहीं करवाता और तृतीय चरण में करवाता है, तो उसे लाभ जो है वो तृतीय चरण का मिलेगा, न कि प्रथम और द्वितीय का मिलेगा। ऐसा कोई व्यवहारी है जिसने विलिंगनेस तो कन्वे कर दी, लेकिन 30 सितंबर 2021 तक वो पैसा जमा नहीं करवाता है, तो वो किसी भी जो एमनेस्टी स्कीम के किसी भी चरण में कवर नहीं होगा। इस फर्स्ट बिंदु में इस चीज़ को एकदम साफ स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। स्पष्टीकरण के दूसरे बिंदु में हम चर्चा करेंगे। स्पष्टीकरण के दूसरे बिंदु में ये बात कही गई है कि किसी भी रेक्टिफिकेशन में या किसी भी कर निर्धारण में कोई डिमांड निकली है, डिमांड निकलने के पश्चात एमनेस्टी स्कीम से पूर्व व्यवहारी द्वारा चालान से डिमांड जमा करा दी गई है। जमा कराने के बाद में व्यवहारी द्वारा उसका आउटस्टैंडिंग डिमांड में एडजस्टमेंट नहीं लिया गया है और व्यवहारी एमनेस्टी स्कीम में विलिंगनेस प्रस्तुत करके और ये कहता है कि मुझे एमनेस्टी स्कीम में आना है, तो व्यवहारी अपना चालान प्रस्तुत करेगा। तो जो असेसिंग अथॉरिटी है उसके सामने ये है कि वो चालान को देख के और किस तरह से अनुमान लगाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें और किस डिमांड के विरुद्ध इन्होंने जमा कराया। तो उस चालान में अगर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वो डिमांड जो है वो टैक्स की जमा है, तो हमें निश्चित रूप से टैक्स में उसको कंसीडर करना है। अगर उसमें किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं है और व्यवहारी द्वारा चालान प्रस्तुत किया जाता है, तो चालान में अगर डिमांड जमा करवाई हुई है और ये कोई टैक्स की है, पेनल्टी की है, इंटरेस्ट की है, लेट फीस के इसका उल्लेख नहीं है, तो इस चालान में जो डिमांड जमा है उसको किस तरह से हम स्वीकार करेंगे। इसमें एक निश्चित सा इसमें स्पष्टीकरण है कि जो डिमांड जमा हुई है, सबसे पहले हम टैक्स के विरुद्ध जो डिमांड वो उसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में हम इंटरेस्ट के रूप में उसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद पेनल्टी के रूप में एडजस्ट करेंगे और अंतिम रूप से हम लेट फीस के रूप में इसको एडजस्ट करेंगे। और इससे ये जो चालान वो प्रस्तुत करेंगे, इस चालान में ये होना चाहिए कि वो आउटस्टैंडिंग डिमांड में एडजस्टमेंट पहले नहीं लिया हुआ होना चाहिए, ये हम सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ अगर इस तरह के कोई मामले न्यायालय द्वारा कोई निर्देश हैं, तो उस निर्देशानुसार ही उस डिमांड को समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण के तीसरे बिंदु में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो ये बिंदु है ये एमनेस्टी स्कीम 2017 से संबंधित है। इसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि किसी व्यक्ति व्यवहारी द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2017 में प्रवेश करके लिए नई स्वैच्छिक एमनेस्टी स्कीम 2017, मोटरयानों के प्रवेश पर कर के लिए एमनेस्टी स्कीम 2017, मनोरंजन कर के लिए एमनेस्टी स्कीम 2017 या विलास कर के लिए एमनेस्टी स्कीम 2017 के अधीन किसी व्यवहारी ने आवेदन किया था, उसके अंतर्गत उसने जो आउटस्टैंडिंग डिमांड में से डिमांड जमा कराई थी, लेकिन किसी कारणवश से उसको उस एमनेस्टी स्कीम में उसको कवर नहीं किया गया, उसके कुछ भी कारण रहे होंगे और उसको उस एमनेस्टी स्कीम 2017 का लाभ नहीं मिला था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यवहारी जो हैं वो एमनेस्टी स्कीम 2021 में कवर्ड होंगे और जो एमनेस्टी स्कीम 2021 में उनके द्वारा जमा करवाई गई जो रकम का जो एडजस्टमेंट है वो एमनेस्टी स्कीम 2021 में मिलेगा। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने एमनेस्टी स्कीम 2017 में जमा करवा दी और किसी कारणवश उसको एडजस्टमेंट नहीं मिला, तो एमनेस्टी स्कीम 2021 उसको कवर करेगी। बिंदु तृतीय ये साफ और स्पष्ट रूप से कहता है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों को हम एमनेस्टी स्कीम 2021 में कवर करेंगे। बिंदु 4 के स्पष्टीकरण के मामले में हमें थोड़ा सा सजग रहते हुए ये देखना है कि आउटस्टैंडिंग डिमांड या डिस्प्यूटेड डिमांड जिसमें टैक्स का इन्वॉल्वमेंट जीरो है, अर्थात टैक्स की कोई इसमें मांग नहीं है, मात्र और केवल इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फीस की डिमांड है, तो इस स्थिति में हम जो डिमांड है वो जमा समझी जाएगी और बिल्कुल ही इसमें व्यवहारी को 1 रुपया भी जमा कराने की ज़रूरत नहीं है और ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस वेव होगी और आउटस्टैंडिंग जो डेट ऑफ ऑर्डर तक जो इंटरेस्ट है वो भी वेव होगा। लेकिन यहाँ पे एक हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हम सुनिश्चित कर लें कि जो डिमांड, आउटस्टैंडिंग डिमांड, डिस्प्यूटेड डिमांड है वो जो नोटिफिकेशन में टेबल दे रखी है उसके सीरियल नंबर 4 से संबंधित नहीं होनी चाहिए। क्यों? सीरियल नंबर 4 ये कहता है कि सीरियल नंबर 4 में कवर होने वाली जो डिमांड है उसमें प्रथम चरण में पेनल्टी 20% जमा करानी पड़ेगी, दूसरे चरण में 25% जमा करानी पड़ेगी, तीसरे चरण में 30% पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी। तो ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि वो ये जो डिमांड है उस सीरियल नंबर से संबंधित नहीं होनी चाहिए। स्पष्टीकरण के बिंदु 5 में ये उल्लेख किया गया है कि ऐसी कोई मांग राशि या ऐसी विवादित मांग राशि जो 30 जून 2017 तक के समय से संबंधित है और ऐसे मामलों में व्यवहारी द्वारा डिमांड जमा करवा दी गई है लेकिन उसमें ब्याज का इन्वॉल्वमेंट था और उस ब्याज को जमा नहीं करवाया गया है, तो ऐसे मामलों में टेबल ए के अनुसार उसके प्रावधान हैं उनके अनुसार ऐसे मामलों को हैंडल किया जाएगा। स्पष्टीकरण के बिंदु 6 के अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि आउटस्टैंडिंग डिमांड या डिस्प्यूटेड डिमांड जिसमें सारणी क के अनुसार कोई रकम जमा नहीं होनी है, जिसमें टैक्स का इन्वॉल्वमेंट जीरो है, ऐसे मामलों में व्यवहारी द्वारा अगर असेसिंग अथॉरिटी को विलिंगनेस दी जाती है तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी और अगर व्यवहारी द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, स्कीम में आने की सूचना नहीं दी जाती है, तो भी जो असेसिंग अथॉरिटी है वो अपने स्तर पे ऐसे मामलों को निपटा सकेगा। स्पष्टीकरण के बिंदु संख्या 7 में ये उल्लेख किया गया है कि ऐसी आउटस्टैंडिंग मांग या डिस्प्यूटेड मांग जो डिक्लेरेशन फॉर्म से संबंधित है, ऐसे मामलों में व्यवहारी द्वारा 30 जून 2021 तक अपनी विलिंगनेस कन्वे नहीं करता है
या एमनेस्टी स्कीम को वो ऑप्ट नहीं करता है, या वो ये नहीं कहता है कि मैं एमनेस्टी स्कीम में नहीं आ रहा है, तो ऐसे मामलों में वसूली की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में अगर व्यवहारी द्वारा 15 जुलाई 2021 तक जो टेबल संख्या ए है उसके सीरियल नंबर 2 में जिसमें डिक्लेरेशन फॉर्म से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उसके पेज 3 में जितनी अमाउंट राशि का डिपॉजिट होने का प्रावधान है, उस राशि के समतुल्य अगर व्यवहारी द्वारा बैंक गारंटी 15 जुलाई 2021 तक असेसिंग अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करता है, तो ऐसे मामलों में वसूली की कार्रवाई को स्थगित रखा जाएगा। स्पष्टीकरण के बिंदु संख्या 8 में ये उल्लेख किया गया है कि ऐसा कोई व्यवहारी जो एमनेस्टी स्कीम में आना चाहता है, ऐसे व्यवहारी की जो डिमांड है उसमें रेक्टिफिकेशन की अपेक्षा है, या वो ये समझता है कि मेरी जो डिमांड है उसमें अगर रेक्टिफिकेशन किया जाए तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसे मामलों में व्यवहारी द्वारा असेसिंग अथॉरिटी को रेक्टिफिकेशन का आवेदन करेगा। रेक्टिफिकेशन के आवेदन के 7 दिवस के अंदर अंदर या फिर ऑपरेटिव पीरियड जो भी पहले हो उसके अंदर असेसिंग अथॉरिटी द्वारा वो रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। इसका मूल जो भावना है वो ये है कि तत्काल अगर समयावधि के अंतर्गत प्रावधानानुसार समय के अंतर्गत अगर रेक्टिफिकेशन किया जाता है तो एमनेस्टी स्कीम के अंदर व्यवहारी को पूरा लाभ मिले, उसके जो लाभ लेने का अधिकार है उसका संरक्षण हो सके। इसलिए इस बिंदु संख्या 8 में ये जो रेक्टिफिकेशन है ये टाइम बाउंड किया गया है और ये एक एमनेस्टी स्कीम का बहुत ही अच्छा पहलू है। अब हम चर्चा करेंगे स्पष्टीकरण के बिंदु संख्या 9 पे। बिंदु 9 है वो काफ़ी इस तरह का एक बिंदु है या इस तरह का एक स्पष्टीकरण है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस बिंदु संख्या 9 में जो ऐसे केस जो कोर्ट केसेस जो पेंडिंग है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऐसे केस चल रहे हैं, इसके अलावा टैक्स बोर्ड में केस चल रहे हैं या इसके अलावा अपील में केस चल रहे हैं, उन केसों में ये प्रावधान किया गया है कि इस तरह के केस से इस तरह की आउटस्टैंडिंग डिमांड और डिस्प्यूटेड डिमांड जो डीसीआर में उल्लेखित नहीं है, क्योंकि ये केस पेंडिंग है और पेंडिंग होने के कारण ये केस चल रहे हैं, इसलिए डीसीआर में इनकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड का उल्लेख नहीं है। ऐसे मामलों में ये प्रावधान किया गया है कि इनके जो मूल कर निर्धारण आदेश हैं या फिर जो डिमांड नोटिस हैं उसमें उल्लेखित टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी का जो इन्वॉल्वमेंट है उसी को ही आधार मानते हुए अगर व्यवहारी द्वारा जो स्कीम को वो ऑप्ट करना चाहता है, स्कीम में आना चाहता है, तो ऐसे मामलों में व्यवहारी द्वारा टेबल 1 के अंतर्गत जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अनुसार अगर वो डिमांड एमनेस्टी स्कीम में जमा करवाता है तो जमा करवाने के पश्चात जो असेसिंग अथॉरिटी है वो एक एप्लीकेशन जो पेंडिंग केस को विड्रॉ करने के लिए हाई कोर्ट या टैक्स बोर्ड या फिर अपीलेट अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करेगा और वो केस को विड्रॉल करेगा। उसके पश्चात स्कीम के अंदर व्यवहारी को इसका लाभ दिया जाएगा। चर्चा करेंगे बिंदु संख्या 10 पे। स्पष्टीकरण के बिंदु संख्या 10 पे चर्चा करेंगे। ये बिंदु संख्या भी 10वीं जो है ये काफ़ी उल्लेखनीय, समझने वाली है, इसको हमें समझना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि व्यवहारी द्वारा अगर किसी भी प्रकार का जो रिटर्न पेश किया है या उसके नियमित लेखा प्रलेख है उनमें कूटरचित तरीके से तथ्यों को छुपाया है
या तथ्यों को रखा है या कपटपूर्व तरीके से उसमें इवेजन करने का प्रयास किया है, ऐसे मामलों में अगर कोई डिमांड निकली है, ऐसे मामलों में अगर कोई आउटस्टैंडिंग या डिस्प्यूटेड डिमांड है, उसके लिए ये स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे मामले टेबल के सीरियल नंबर 3 में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये मामले इसमें इस टेबल संख्या 3 में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। टेबल संख्या 3 में किस तरह के मामले कंसीडर किए जाएंगे? रेट ऑफ टैक्स को लेके कोई मामला हो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को लेके कोई मामला हो, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट को लेके कोई मामला हो, जिसमें व्यवहारी द्वारा अपने जो रिटर्न है उसमें कहीं भी किसी तथ्य को नहीं छुपाया है। उसने कहा है कि मैंने इतनी सेल की है, इतना मेरा टैक्स बनता है। जब असेसिंग अथॉरिटी द्वारा देखा गया कि इसने सेल सही दिखाई है लेकिन रेट ऑफ टैक्स इसने गलत लगाई है, या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स उसका गलत है, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट उसने गलत किया है, तो ऐसे मामलों में वो बिंदु संख्या 3 में कंसीडर होते हैं। लेकिन ये बिंदु संख्या 10 में अगर नियमित लेखा प्रलेखों में कूट रचित तरीके से कोई तथ्य छुपाया है, उससे संबंधित कोई केस हैं, तो ऐसे मामले जो हैं ये टेबल ए के बिंदु संख्या 3 में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसका इसमें स्पष्टीकरण दिया गया। हमने एक्सप्लेनेशन पे पूरी चर्चाएं की। इसके पश्चात आप सभी से आग्रह और निवेदन कि मैंने जैसा कि इस एमनेस्टी स्कीम को समझा है, जैसा इस नोटिफिकेशन को समझा है, जैसा ये राजस्थान राजपत्र 24 फरवरी 2021 को जो छपा था उसको समझने का प्रयास किया है, और जो समझा वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। और मेरा ये कहना है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा समझदार नहीं हूँ, पर मैंने जितना समझा है उतना मैंने एक सरल और साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और मैंने ये प्रयास किया है कि मेरे जो व्यापारी हैं, जो एक गांव में भी काम करते हैं, गांव की गली में भी व्यापार करते हैं, शहर में भी व्यापार करते हैं, और इस नोटिफिकेशन की जो लैंग्वेज है उसको एक बहुत ही सरल भाषा में कैसे समझाया जाए उसका मैंने समझाने का प्रयास किया है। और इस नोटिफिकेशन के बारे में मेरा ये कहना है कि विवाद के विषय में नोटिफिकेशन का इंटरप्रिटेशन ही अंतिम होगा। मेरे द्वारा इस वीडियो में जो बात कही गई है वो एक समझ के आधार पे है, एक एट ए ग्लांस, एक सामान्य सा एक जो इसके प्रति मेरा व्यू है वो मैंने इसमें रखा है। अतः आप सभी से आग्रह कि इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप अंतिम नहीं माने। अंतिम जो राजपत्र में जो छपा है उसका इंटरप्रिटेशन है वही अंतिम होगा। धन्यवाद, नमस्कार।